तो ऊर्जा का पिरामिड हो गया एक, और एक काय का पिरामिड हो गया, एक हो गया भार का पिरामिड। बात समझ में आ गई। इसके गुण में लिखेंगे ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, और भार का पिरामिड सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, खुद लिख लीजिए। अगला प्रश्न पढ़िए, क्या है? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? इनके प्रमुख कार्यों। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? लीडिंग कोशिकाएं कोशिकाओं के पास। लीडिंग कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? वृषण में पाई जाती हैं। ठीक है, वृषण में पाई जाती है। ठीक है, और कार्य क्या है इनका? इनका कार्य है एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करना। क्या करती हैं ये? एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। अनुमलीय पुष्प क्या है? इस क्रिस्टोगैमस फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, ये अनुमलीय पुष्पों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर, पुंकेसर तथा स्त्री केसर निकट होते हैं, तथा वे कभी अनावृत नहीं होते, अनावृत नहीं होते। इनमें स्वयुग्मन होता है, स्वयुग्मन होता है। उन्हें अनुमलीय पुष्प कहते हैं। ठीक है, इसको उत्तर को और भी बढ़ा सकते हैं ये लिखकर कि इसमें पर परागण की संभावना नहीं होती है, इसमें हमेशा स्व परागण होता है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उस मधुप द्वारा प्राप्त गुणसूत्र की संख्या पर निर्भर करता है, गुणसूत्र की संख्या पर निर्भर करता है। एक शुक्राणु एवं अंड के युग्मन से उत्पन्न संतति, युग्मन से उत्पन्न संतति एक मादा, ब्रैकेट में लिखिए रानी, तथा श्रमिक में विकसित होते हैं। तथा एक अनिषेचित अंड अनिषेक जनन
तथा एक अनिषेचित अंड या अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस द्वारा जेनेसिस द्वारा पुंमधुक जी या नरड्रॉन कहते हैं इसको, में विकसित होते हैं। इसमें एक डायग्राम बना लें। यहां लिखिए जनन पीढ़ी, युग्मक F1 पीढ़ी। यहां लिखिए मादा 32 नर 16, ऐसे करके। यहां से ऐसे दिखाइए 16-16, देखिए ऐसे करके। ये डायग्राम बना। ये 32 है यहाँ पे, ये हो गया। अगला प्रश्न पढ़िए। हार्डी विनवर्ग समानताओं को प्रभावित करने वाले हार्डी विनवर्ग का जो प्रिंसिपल दिया था उन्होंने, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। हार्डी विनवर्ग की साम्यता को प्रभावित करने वाले कारक लिख लिया। नंबर 1 जीन पलायन या जीन प्रवाह। नंबर 1 जीन पलायन या जीन प्रवाह। जीन पलायन या जीन प्रवाह। दूसरा आनुवंशिक विचलन। आनुवंशिक विचलन। उत्परिवर्तन नंबर 3। नंबर 4 आनुवंशिक पुनर्योग। नंबर 5 प्राकृतिक वर्ण। नंबर 5 प्राकृतिक वर्ण। ये प्रश्न रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गए हार्डी विनवर्ग की साम्यता को प्रभावित करने वाले कारक। पांचों लिख लिए। पहला जीन पलायन या जीन प्रवाह, आनुवंशिक विचलन, फिर है उत्परिवर्तन, आनुवंशिक पुनर्योग, और फिर उसके बाद प्राकृतिक वर्ण। अगला प्रश्न है वंश वृक्ष फैमिली ट्री क्या है, इसका वंशावली विश्लेषण में क्या उपयोग है? वंशावली ट्री या पेडिग्री ट्री क्या होती है, हमने पढ़ाया था। इसको पहले हमें ये समझना होगा कि ये होती क्या है। पहले हम यहाँ सिंबल देंगे पेडिग्री के, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है बेटा, देखो इसमें जो स्क्वायर होता है ये पुरुष होता है। स्क्वायर क्या होता है? पुरुष। और गोला क्या होती है? महिला होती है। ठीक है, और ये अनस्पेसिफाइड होता है, या आप इसको ट्रांसजेंडर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका आपको जीन नहीं पता होता है। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हो? ट्रांसजेंडर कह सकते हो। इसको आप क्या कह सकते हो? एक पुरुष होता है इसमें, एक महिला, एक ट्रांसजेंडर। यदि ये वाला साइन बना दें हम ऐसे करके, तो ये इनका विवाह हो गया या फिर इनमें संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, अगर हम 2 लाइन खींच दें इसके बीच में, तो इनका विवाह या इनका संबंध जो है कजिन्स में है, यानी आपसी रिश्तेदार होते हैं। बात समझ गए? अब वंशावली जब पेड़ बनाते हैं, ट्री बनाते हैं, मान लीजिए आपने ऐसे बनाया,
ठीक है, फिर आप ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, फिर आप मान लीजिए इसका विवाह करा देते हैं किसी से, फिर आप यहाँ से इनके बच्चे बना लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वंशावली वृक्ष हो गया एक तरीके से। क्या हो गया? अब पूछे इसका योगदान क्या है। इसका बेटे योगदान ये होता है कि इससे हम 3 पीढ़ी या 4 पीढ़ी के बारे में पढ़ सकते हैं। पहली पीढ़ी, फिर ये दूसरी पीढ़ी, इससे नीचे को बना लेंगे तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। और इनमें से अगर कोई रोगग्रस्त है तो उसको हम ऐसे करके शेड कर देते हैं, जो ये दिखाता है कि वो पीढ़ी या उस पीढ़ी का आदमी रोगग्रस्त था, उसे रोग था। बात समझ में आ गई? ये इसका योगदान है। लिख लोगे प्रश्न का उत्तर? पहले तो ये बनाना है ऐसे करके, फिर आप योगदान में लिख देंगे कि इसका योगदान ये है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाओं को संकलित कर सकते हैं। ठीक है, हम पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर सकते हैं? सूचनाओं को संकलित कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको बना के जल्दी से। लिखो। फैमिली ट्री एक प्रकार का निरूपण का तरीका है। एक प्रकार का निरूपण का तरीका है जिससे हम कई पीढ़ी इसका ये योगदान होता है कि ये कई पीढ़ियों की सूचनाओं को संकलित करती है, तथा उनकी संरचना समझने में मदद करती है। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? इसका प्रमुख कार्य को लिखिए। अनुमलीय पुष्प क्या है? किस प्रकार के पुष्पों की 2 विशेषताएं? मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन। हार्डी वीनवर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। वंश वृक्ष फैमिली ट्री क्या है? इसका वंशावली विवरण में क्या उपयोग है? उसके बाद प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक के किन अंगों में निम्नलिखित प्रावस्थाएं होती हैं? चलयुग्मज, मोटाइल जाइगोट, जीवाणु, स्पोरोजॉइट, अमीबीय प्रावस्था, अमीबॉइड स्टेज। ये प्रश्न जो है अमीबा उसके बारे में है। क्या नाम है आपका? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में, यानी ये कहाँ कहाँ मिलेगा। तो चलयुग्मज कहाँ मिलेगा? मोटाइल जाइगोट कहाँ मिलेगा? मोटाइल जाइगोट मिलेगा मादा एनाफिलीज में। कहाँ मिलेगा? इसके आगे लिख लीजिए, मादा एनाफिलीज, उत्तर में मादा एनाफिलीज। दूसरा पूछा है आपसे, क्या पूछा है? यानी स्पोरोजॉइट अवस्था पूछी है। क्या पूछी है आपसे? ये आपको मिलेगी यकृत में, यहीं जाकर बुखार होना स्टार्ट होता है मनुष्य में, मलेरिया में। यकृत में या लीवर में लिख लें। तीसरा अमीबीय प्रावस्था, इसका जो है आपको मिलेगा मानव रक्त में। अगला प्रश्न, खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका समझिए। तो खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की बहुत सारी भूमिकाएं हैं। ठीक है, आप लिखिए, मैं बोल रहा हूं आपको। खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका लिख लिया। नंबर 1, खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। नंबर 1, दही बनाने में। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। हो गया। इसके अतिरिक्त दूसरा डालिए, ईस्ट बनाने में
सैक्रोमाइसीस करवेसी नामक माइसिस करवेसी नामक या सैरी वैसी लिख लीजिए करवेसी नामक कवक ईस्ट बनाने में मदद करता है। स्विस चीज बनाने में, तीसरा पॉइंट, स्विस चीज बनाने में पिरोपियोनोबैक्टीरियम शारमेनाई नामक बैक्टीरिया स्विस चीज बनाने में मदद करता है। जी हो गया। एक चौथा और लिख लीजिए, इडली डोसा बनाने में, लघु उत्तरीय है, इतनी काफी है। इडली डोसा बनाने में, ठीक है। अगला प्रश्न लिखिए। देखो अगला प्रश्न है सूक्ष्म प्रवर्धन समझाइए। ठीक है, तो हमने पढ़ाया है सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है। किसी भी पौधे का, लिखिए, किसी भी पौधे का सूक्ष्म स्तर पर किसी कोशिका से या कोशिकाओं के समूह जिन्हें कैलस कहते हैं, से नए पौधे बनाने की प्रक्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। ये प्रयोगशाला में किया जाता है। हो गया, लिख लिया सबने। अब पूछा है सैम क्लोन क्या है ना। सैम क्लोन पूछा है दूसरा चीज। ठीक है, देखिए इसमें जो अगर ये 3 नंबर में पूछा है और आपने आधे का उत्तर दिया है तो यहां पर आपको नंबरों का डिवीजन भी लिखा होगा। देखो इसके प्रश्न के आगे लिखा होगा नंबर का डिवीजन। 2+1 लिखा है, इसका अर्थ है कि सूक्ष्म प्रवर्धन की परिभाषा पे 2 मिलेंगे और सैम क्लोन के लिखने पे 1 मिलेगा। लिख लिया। देखो समसूत्री विभाजन द्वारा बने जनकीय पौधे या संतति पौधे सूक्ष्म क्या लिखा, समसूत्री विभाजन द्वारा बने संतति जनकों जैसे दिखाई देते हैं। इस कारण से इन्हें सैम क्लोन कहते हैं। इन्हें सैम क्लोन कहते हैं। हो गया। चैप्टर बताने की जरूरत है, बताऊं क्या? कौन सा प्रश्न में बताना है बोलो? शुरू से पूछ लो। देखो लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, ये मानव जनन से पूछा है इन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या था? अनुमल्लीय पुष्प जो है पौधों में वाला जनन में है। ठीक है, पौधों के अंदर जो पहला वाला ही चैप्टर है। उसके बाद क्या पूछा है? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण वंशागति के नियम वाला चैप्टर है ये। अगला क्या पूछा है? हार्डी वीन वर्ग आपको जो है उसमें मिलेगा विकास चैप्टर में। अगला वंश वृक्ष आपको कहाँ मिलेगा? वंशागति में मिलेगा, मेंडल वाले चैप्टर में। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र, ये आपको मानव स्वास्थ्य एवं रोग में मिलेगा। खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों में मिलेगा। ये सूक्ष्म जीवों का वाला जो चैप्टर है मानव कल्याण में, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म प्रवर्धन को समझाइए। ये भी इसी से पूछा है।
ठीक है, अगला प्रश्न है प्रतिरक्षी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षा की संरचना का नामांकित चित्र में ये वाला चित्र बनेगा जो मैं अभी आपसे प्रैक्टिकल के लिए भी कह रहा था, ये वाला जो चित्र बना हुआ है। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल के लिए भी बना लें, आसान चित्र है, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। समझ में आ रही है? इसका उत्तर में ये बनेगा। ठीक है, तो इसका लिखाने का कोई मतलब नहीं है, बस इसमें ये लिखिएगा ऐसे करके। इसमें दो चेन होती हैं, दो श्रृंखलाएं होती हैं, एक लघु श्रृंखला कहलाती है, एक वृहद श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, ये एंटीबॉडी का एक मॉलिक्यूल है केमिस्ट्री के हिसाब से, केमिकल रूप से। तो इसको क्या कहते हैं, आपको इम्यूनिटी का या प्रतिरक्षा का संरचना का आपको ये अणु बनाना है। समझ में आ गई? इस प्रश्न का उत्तर है। और मानव स्वास्थ्य एवं रोग से ये लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? मानव स्वास्थ्य एवं रोग से। अगला प्रश्न है चरण खाद्य श्रृंखला और अपरदन खाद्य श्रृंखला। हाँ, चरण खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ाया था पिछले दिनों। ये चरण खाद्य श्रृंखला का मतलब है ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, दो तरह की फूड चेन होती हैं, याद रखिए। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, जिसे जीएफसी कहते हैं। क्या कहते हैं? GFC। और एक होती है डीएफसी, जिसे डर्टी टच फूड चेन कहते हैं। जब जीएफसी समाप्त होती है तो डीएफसी प्रारंभ होती है, जब डीएफसी समाप्त होती है तो जीएफसी प्रारंभ होती है। ऐसे करके लिखिए पहले डाल के, खाद्य चरण श्रृंखला या जो भी है, चारण खाद्य श्रृंखला हिंदी में लिखिए डालकर, चारण खाद्य श्रृंखला लिखिए। खाद्य स्तरों से बनी खाद्य श्रृंखला, खाद्य स्तरों से बनी खाद्य श्रृंखला, बनी खाद्य श्रृंखला जिसमें प्राथमिक स्तर पर पौधे होते हैं और अंतिम स्तर पर पौधे होते हैं और अंतिम स्तर पर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, तृतीयक उपभोक्ते होते हैं। उदाहरण में लिखिए, घास, घास से कीट, कीट से सांप, सांप से मोर। घास को कीट खा लेता है, कीट को सांप खा लेता है, सांप को मोर खा लेता है। ठीक है, अब लिखिए अपरद खाद्य श्रृंखला। जीएफसी के समाप्त होने के बाद, जीएफसी के समाप्त होने के बाद अपरद उपभोक्ताओं का अपघटन करके अकार्बनिक पदार्थों में बदल देती है, अकार्बनिक पदार्थों में बदल देती है, अकार्बनिक पदार्थों में बदल देती है, जिससे वह पदार्थ दोबारा से जीएफसी में चले जाते हैं। इसे अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये हो गई आपकी दोनों श्रृंखलाएं। ठीक है, जीएफसी भी और डीएफसी। अगला प्रश्न है जैव विविधता हॉटस्पॉट की किन्हीं दो मुख्य विशेषताएं बताइए। भारत में एक हॉटस्पॉट का नाम लिखिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट की किन्हीं दो विशेषताओं का नाम या विशेषताएं लिखिए। लिखिए पहली विशेषता नंबर 1, यहां जीवों की मात्रा प्रचुर होती है, यहां जीवों की मात्रा प्रचुर होती है जो अन्यत्र नहीं मिलती। यहां जीवों की मात्रा प्रचुर होती है जो अन्यत्र नहीं मिलती, जो अन्यत्र नहीं मिलती। नंबर 2, यहां पाए जाने वाले जीव
विलुप्ति की कगार पर होते हैं। हमने आपको बताया था कि आपका जो हैगा 34 हॉटस्पॉट है पूरी दुनिया में, जिसमें से भारत में 3 है, लेकिन आपसे उसने एक ही पूछा है। तो आप कोई सा भी लिख दीजिए, पश्चिमी घाट लिख दीजिए, या इंडो बर्मा लिख दें, या हिमालय लिख दें, कोई सा एक नाम लिख दीजिए यहाँ पे। पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा या हिमालय में से कोई एक। अगर आप इसे उत्तर को इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे भारत में 3 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और हिमालय, तो आपका उत्तर और प्रभावी होगा। बात आ गई समझ में? उसने एक पूछा है, आप तीनों बताएंगे तो उत्तर और प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? बीओडी का पूर्ण रूप लिखिए। बीओडी का पूर्ण रूप लिखिए। तो बीओडी का पूर्ण रूप क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, लॉन्ग आंसर जो है हम नेक्स्ट वाले में पढ़ाएंगे, अभी लघु उत्तरीय तक ही पढ़ाएंगे। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न है। बीओडी का पूर्ण नाम क्या है? बीओडी का पूर्ण नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या मतलब है? और वो कह रहा है कि एक नदी की बीओडी कितनी है? 16 मिलीग्राम पर लीटर। हमने आपको पढ़ाया है जिस नदी की पीपीएम 10 पीपीएम से ज्यादा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? वह नदी दूषित कहलाएगी। 10 पीपीएम से नीचे रहेगी वह नदी स्वच्छ कहलाएगी। तो ये कितनी हो रही है? 16 ज्यादा हो रही है, तो कैसी है ये नदी? दूषित है। बात आ गई समझ में? ये जहां पर जो है लघु प्रश्नों तक इसका जो है समाप्त होता है। विस्तृत प्रश्न जो है हम नेक्स्ट टर्म में लिखवाएंगे आपको इसके। ठीक है, एक बात बहुत समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ये 3 घंटे का पेपर है, वो हम सॉल्व करा रहे हैं तो आपको इतना समय लग रहा है। अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो सोचने भी समय चाहिए क्या चीज थी। इसलिए 2 से 4 बार कम से कम पेपर को सॉल्व करिए घर पे अपने, जिससे कि आपको पेपर की आदत बने 3 घंटे के पेपर की। ठीक है।